Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. Today we are going to understand about the Section 10. Section 10 बताती है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट माने गए हैं। मतलब सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल दिए गए हैं। सेक्शन 10 में जो एसेंशियल दिए गए हैं उनके आधार पर बताए गए हैं कि ऐसे जो एग्रीमेंट है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। इससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो सेक्शन जो अध्याय 2 है यानी चैप्टर 2 है उसमें संविदाएं, शून्य करणीय संविदाएं और शून्य करारों के विषय में बताया गया है कि शून्य संविदाएं कौन सी हैं, शून्य एग्रीमेंट कौन सा है। और जो चैप्टर 2 है उसको सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 कहता है कि ऐसे जो एग्रीमेंट जो सेक्शन 10 के अंतर्गत आते हैं, यानी सेक्शन 10 में जो एसेंशियल बताया गया उनके अंतर्गत है, उस एग्रीमेंट में वह एसेंशियल है तो वह कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक पूर्ण संविदा मानी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला एसेंशियल। पहला एसेंशियल कहता है कॉम्पिटेंट पार्टी, कॉम्पिटेंट पार्टी। दूसरा एसेंशियल कहता है फ्री कंसेंट। तीसरा एसेंशियल कहता है लॉफुल कंसिडरेशन होना। और चौथा एसेंशियल कहता है आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होती है। कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब होता है कि एक सक्षम पक्षकारों के मध्य होना चाहिए एग्रीमेंट। जो सक्षम पक्षकारों के मध्य की बात हो रही है कि सक्षम पक्षकार किसे माना गया है, तो सक्षम पक्षकार के लिए आपको सेक्शन 11 या सेक्शन 12 को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 11 में बताया गया है कि सक्षम पक्षकार कौन है। तो सक्षम पक्षकार वह है जो विधि के अनुसार मेजर है, यानी मेजोरिटी की जो एज है यानी 18 साल की आयु पूर्ण कर ली है, उसके बाद साउंड माइंड के हैं, स्वच्छ व्यक्ति हैं और विधि के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है जिन्हें, तो उन्हें माना गया है सक्षम पक्षकार। और जब आप साउंड माइंड की बात करें कि साउंड माइंड कौन होता है, साउंड माइंड के लिए आपको सेक्शन 12 को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 12 कहता है कि स्वच्छ चित्त व्यक्ति, साउंड माइंड व्यक्ति, पर्सन, वह व्यक्ति माने गए हैं जो कि अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, अपनी हितों के बारे में निर्णय लेना जानते हैं, उन्हें माना गया है स्वच्छ चित्त व्यक्ति माना गया है सेक्शन 12। लेकिन उसके जो 2 पैरे दिए गए हैं सेक्शन 12 में, उसमें भी आप देखेंगे उसमें दिया गया है कि जब वह व्यक्ति जब वह स्वच्छचित्त होता है तब वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जब कभी वह स्वच्छचित्त नहीं होता है, विकृत चित्त का होता है, तब वह कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा नहीं कर सकता है। तो ये होता है कॉम्पिटेंट पार्टी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्री कंसेंट में। फ्री कंसेंट के लिए आपको सेक्शन 40 को समझना पड़ेगा। सेक्शन 40 में बताया गया है जब वह सेक्शन 50, 60, 70, 80, 90, 90A, 20, 21, 22 इसमें नहीं आते। कहने का मतलब यह है कि फ्री कंसेंट वह है जो स्वतंत्र रूप से दी जाती है, जो किसी दबाव के माध्यम से नहीं दी जाती, धमकी के माध्यम से नहीं दी जाती, किसी भारी बल के माध्यम से नहीं दी जाती, फ्रॉड कपट के माध्यम से नहीं दी जाती, तो उसे माना गया है फ्री कंसेंट। मिस्टेक के माध्यम से नहीं है, भूल के माध्यम से नहीं है, तो वह माना गया है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के लिए आपको सेक्शन 40 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 40 में बताया गया है कि फ्री कंसेंट वह है जो सेक्शन 40 में जो सेक्शन 50, 60 मतलब ये जो सेक्शन दिए गए इन सेक्शनों के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसे फ्री कंसेंट मानी गई है। जब ऐसी कोई कंसेंट है इनके अंतर्गत आती है तो वह फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है, तो वह होती फ्री कंसेंट। उसके बाद आएंगे अपन सेक्शन इसके थर्ड एसेंशियल पर, तीसरे आवश्यक तत्व पर। तीसरा आवश्यक तत्व दिया गया है लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन के लिए आपको सेक्शन 23 पढ़ना पड़ेगा। लॉफुल कंसिडरेशन होता है जब वह जो सेक्शन 23 में बताया गया है उनके अंतर्गत आता है, यानी विधि द्वारा रोका गया है या विधि द्वारा निषिद्ध बताया गया है उसके द्वारा आता है, या फिर विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है तो उसके अंतर्गत नहीं आता है, और न्यायालय की नजर में नैतिक या अनैतिक के विरुद्ध है तो वह आता है सेक्शन 10 के अंतर्गत। उसके बाद लिखा है आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो वो बताया गया कि अभिव्यक्त रूप से शून्य करणीय नहीं, मतलब शून्य घोषित नहीं किया गया है, तो वह जो एग्रीमेंट है वह भी मतलब अब जैसे शून्य घोषित नहीं किया गया तो आपको सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक पढ़ेंगे आप, जब उसमें दिया गया है कि शून्य एग्रीमेंट किसे किसे बताया गया है,
तो उसमें जो आते हैं एग्रीमेंट वह शून्य एग्रीमेंट माने गए। और भी एग्रीमेंट है जिसे हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो इसको हम बैरेट लैंग्वेज में देख लेते हैं, बैरेट लैंग्वेज क्या कहती है इसके बारे में। सेक्शन 10, कौन से करार संविदाएं हैं? जब सब करार संविदाएं हैं। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए और एतद द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए। जैसे मैंने आपको बताया कि सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वह तब है जब वह सक्षम पक्षकारों के मध्य किया गया हो, स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल या विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ किया गया हो और अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए। तो ऐसे बताए गए हैं कि उन्हें आप उन्हें आप ऐसे एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। उसके बाद कि आप सेक्शन 11 क्या कहता है इसके बारे में। सेक्शन 11 कहता है संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? हर एक ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है प्राप्तव्य हो और जो स्वतचित हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अधीन है संविदा करने से लिए निरत ना हो। यानी विधि के अनुसार वह मेजर होना चाहिए और स्वच्छचित होना चाहिए। अब स्वच्छचित क्या है? वह जो व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने के लिए निर्णय ले सकता है वह साउंड माइंड माना गया है, जिसके लिए आपको सेक्शन 12 मैं अभी समझाऊंगा हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अधीन है संविदा करने से निवृत्त ना हो। तो विधि के द्वारा भी उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसा माना गया है कि वह एक सक्षम पक्षकार है, कंपिटेंट पार्टी है। उसके बाद सेक्शन 12 कहती है संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वच्छचित्त क्या है। कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वच्छचित्त कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है, यानी जब वह संविदा कर रहा है उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय उस संविदा को समझने में अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्त संगत निर्णय लेने में समर्थ है, तो वह साउंड माइंड का व्यक्ति माना गया। और इसमें जो 2 पैरा दिए गए, जो व्यक्ति प्राय विकचित रहता है किंतु कभी कभी स्वच्छचित हो जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। कभी कभी स्वच्छचित होता है, जब वह कभी कभी साउंड माइंड का है, ओकेजनली साउंड माइंड का है, तो वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक सक्षम पक्षकार है। लेकिन दूसरा पैरा कहता है जो व्यक्ति प्राय स्वच्छचित्त रहता है किंतु कभी कभी विकृचित हो जाता है, मतलब ओकेजनली अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उस समय वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वह कंपिटेंट पार्टी नहीं है। उसके बाद आप बात करेंगे सेक्शन 40 को। सेक्शन 40 में दिया गया फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से समझने से पहले हम सेक्शन 13 को समझ लेते हैं। सेक्शन 13 कहता है, सेक्शन 13 कहता है सम्मति की परिभाषा। अब सम्मति क्या है? सम्मति 2 या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य इसका सेक्शन का ये है कि जो व्यक्ति है सहमति उसे कही जाएगी जब जिस प्रकार से प्रस्ताव दिया गया है उसी प्रकार से उसने उसको उसमें अपनी रजामंदी दी है। मतलब जिस बारे में बात चल रही है उसमें 2 या 2 से अधिक एक ही मत से सहमत होते हैं। मतलब सभी का मतलब दोनों का एक ही मत होना चाहिए, ठीक है। एक ही लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वह माने गए एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं, एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं, तो उसे माना गया है कंसेंट सेक्शन 13 में। अब सेक्शन 4 जो 40 है वह बताती है स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा। मतलब जो सहमति है स्वतंत्र तब कही जाएगी जब वह सेक्शन 40 के जो बताया गया सेक्शन 50, 60, 70, इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखा है 50, 60, 70, 80, 20, 21, 22। मतलब सेक्शन 50 यानी प्रपीड़न द्वारा कारित हो, सेक्शन 60 असमक असर द्वारा कारित हो, सेक्शन 70 कपट द्वारा हो, सेक्शन 80 दुपर्देशन द्वारा हो, मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा हो, उसके बाद भूल के द्वारा कारित हो, सेक्शन 20, 21, 22 बताई गई है। उसके बाद आप सेक्शन 50, 60 जो मैं इसको पढ़ाऊंगा वो आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 50, 60, 70, 80
अब वैसे इसमें पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं है, सेक्शन 50, 60, 70, 80। इसके बाद मैं आपको सीधे सेक्शन 23 पर ले जाऊंगा। सेक्शन 23 कहता है कि कौन से प्रतिफल उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। मतलब ऐसे कौन से कंसीडरेशन है जो लॉफुल माने गए हैं और जो कि लॉफुल ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट, तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 23 जो सेक्शन बताती है कि ये जो इसमें बताए गए हैं, जैसे पहला बताया गया वह विधि द्वारा निषिद्ध हो, वह ऐसी प्रकृति का है जो कि अनुज्ञात किया जाए तो वह विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, वह कपटपूर्ण हो, उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित विवक्षित हो, न्यायालय उसे अनैतिक लोक नीति के विरुद्ध माना गया है, तो उसे माना गया है कि ऐसे जो कंसिडरेशन होते हैं या जो एग्रीमेंट होते हैं उसे लॉफुल नहीं माना जाएगा, उसे अनलॉफुल माना जाएगा, विधि विरुद्ध कहलाएंगे ऐसे कंसिडरेशन और ऐसे ऑब्जेक्ट। तो इस पर ध्यान दें, इनको छोड़कर बाकी सब लॉफुल माने गए। तो इस सेक्शन 23 कहती है अब लॉफुल माने गए हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो एग्रीमेंट किया जाएगा वह बिना प्रतिफल के किया नहीं जाएगा। अगर बिना प्रतिफल के किया जाता है तो उसे क्या माना जाएगा कि वह एक शून्य करार है। लेकिन इसके लिए आप सेक्शन 25 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 25 में बात दिया गया है इससे संबंधित प्रतिफल से लिंक करना सेक्शन 25 को, कि बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन सेक्शन 25 को जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 25 में दिया गया इससे संबंधित बात, उसमें अपवाद दिया गया है कि बिना प्रतिफल के भी एग्रीमेंट जो किया गया है वह कब कब वॉइड नहीं होगा, मतलब शून्य नहीं माना गया है। तो सेक्शन 25 को आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूंगा सेक्शन 23 तक। इससे आने वाली वीडियो में आपको सेक्शन 25 से आगे मैं पढ़ाऊंगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगती है और आप किन किन पॉइंटों पर और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को क्लिक करते जाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।